हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुलसूम नवाज़ साहिबा की, जिनकी कल वफ़ात हुई। उनकी डेड बॉडी जो है वो जुम्मे की सुबह आएगी और उनकी तदफीन जुम्मे की शाम को होगी। और जो पेरोल पे थे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर, उसमें भी इतवार तक की तौसी कर दी गई है, क्योंकि तदफीन जो है वो जुमे को होगी और उसके बाद कुल जो है वो इतवार तक होंगे। तो अच्छी बात है कि हुकूमत पंजाब ने भी इसके ऊपर नज़रसानी करके उन्होंने एक ही दफ़ा तौसी कर दी और अब ज़ाहिर है जो भी वो होगा। लेकिन आज हमने बात करनी है इससे पहले एक चीज़ हुई है, मतलब एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई थी। सुबह से ही थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया था जुमे के रोज़, जिसे सदर ने खिताब भी करना था। और क्योंकि ये बातें हो रही थी कि जी हुकूमत एक मिनी बजट पेश करेगी और उस पर काफ़ी आज टीवी चैनल्स पर भी बात हो रही है। इस पर हम शायद किसी और दिन बात करेंगे जब सेशन होगा। तो इस खदशे का इज़हार हो रहा था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग लेजिस्लेटर्स वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि वो जाहिर है तदफीन पर होंगे, तो क्या हुकूमत इस बिल या किसी और बिल को बुलडोज तो नहीं करेगी उनकी गैर मौजूदगी में। तो इस पर काफ़ी शोर मचा, लेकिन जो खुशाइन बात है कि ये मामला क्लियर हो गया। मुबशर अगर आप बता दें, अब जो है वो 2 दिन की ताख़ीर से होगा और ये फाइनेंस बिल भी मंगल को पेश होगा जी पार्लियामान के अंदर। तो और दूसरी बात है कि इन चीज़ों की मंजूरी पहले से ही हुई होती है, ये नहीं है कि उसी दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि जी ये मौका मिला है हमें। अब तमाम जमातों से कंसल्टेशन के बाद ही जो है वो जो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। एक इनफॉर्मल सी स्पीकर के साथ भी कंसल्टेशन होती है, जिसमें ज़ाहिर है नून लीग भी शामिल थे। अब किसी को नहीं पता था कि कल कुलसूम नवाज़ साहिबा का इंतकाल हो जाएगा, लेकिन चले ये अच्छी बात हुई कि वो उन्होंने आगे कर दिया। अब मैं आ रहा था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और जो कैप्टन सफदर की अपीलें हैं सज़ा की मअतली के लिए, जो उन्होंने नैब कोर्ट ने उन्हें दी थी इस साल 6 जुलाई को, 10 साल कैद आपको पता है, और 7 साल मरियम नवाज़ को और 1 साल कैप्टन सफदर को। इस सज़ा की मअतली में आज जो है नवाज़ शरीफ, मरियम और उनके कैप्टन सफदर के वकील ने वकला ने अपने दलाइल ख़त्म कर दिए। लेकिन इसमें जो कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन औरंगज़ेब जो है वो इस केस को सुन रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें बादिउन नज़र में प्राइमा फेशाई है। उन्होंने नैब से कहा है कि आपको ये सबूत फराहम भी करना होगा, बारी सबूत आप पर है कि जनाब ये जो आपने मफरूज़ा बनाया है कि नवाज़ शरीफ का कनेक्शन था और नवाज़ शरीफ के ज़ेरे किफ़ालत थे उनके बच्चे, तो ये अब आपको साबित करना है। नैब कानून और नैब कोर्ट की हद तक तो आपको पता है नैब लॉ स्पेशल लॉ है, तो उसमें बारी सबूत जो है वो मुल्ज़िमान पर ही होता है। लेकिन जब हायर कोर्ट्स में ये चीज़ें आती हैं तो उसमें थोड़ा रद्दोबदल होता है। तो उन्होंने कहा कि हमें अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नज़र नहीं आया जो नवाज़ शरीफ को कनेक्ट कर सके इन प्रॉपर्टीज़ से। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने कहा तो आप हमें बताएंगे कि ये कैसे होगा, वरना उन्होंने कहा है कि मफरूज़ों की बुनियाद पर फ़ौजदारी मुकदमात में दी जाने वाली सज़ा बरकरार नहीं रह सकती। अब जो है नैब ने अगले 2 रोज़ अपने नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने दलाइल भी देने हैं और तवक्को ये की जा रही है कि पीर को शायद ये फ़ैसला आ जाएगा इस केस का, जो भी होता है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है अतर मिनल्ला साहब ने कि क्योंकि हमारे मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम होता है, तो इस ज़िम्मे में बारे सबूत नैब के ज़िम्मे कि वो ये बताए कि मियाँ नवाज़ शरीफ के बच्चे अपने वालिद के ज़ेर किफ़ालत थे या अपने दादा के। अब एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो शरीफों का मौक़िफ़ ये है कि जनाब वो दादा ने ख़रीदा था और वहाँ से वो उन्होंने हुसैन नवाज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अभी ये चीज़ें जो है ये जब आएंगी तो सारी पिक्चर भी क्लियर होगी। और लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं ये उन्होंने अच्छा ये जो मैं शायद आप वहाँ ही जा रहे हैं कि मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जस्टिस मिनल्ला साहब ने जो बात की है प्रिजम्पशन की,
ये इस पर कैसे आया? उन्होंने कहा है कि आपने एज्यूम कैसे कर लिया कि ये जो है उनके बच्चे उनके ज़ेरे किफ़ालत थे और दादा के नहीं थे। ये तो जज मोहम्मद बशीर के फैसले में। हाँ, जज बशीर ने, वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो उस पर फैसला दे दिया कि जनाब ये बात है। ये उन्होंने जो फैसला दिया है उसमें दो थे, एक तो ज़ाहिर करप्शन का चार्ज उन्होंने ख़त्म किया, दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर ये बताने में नाकाम रहे कि ये एसेट्स बियॉन्ड मींस जो हैं, लिविंग बियॉन्ड मींस, वो कैसे रह रहे थे और ये एसेट्स का उनसे ताल्लुक़ था। जब एसेट्स का ताल्लुक़ आप वो करते हैं तो ज़ाहिर है आपको साबित भी करना पड़ता है। अब वो अलग बात है कि नवाज़ शरीफ ने भी कोई सबूत नहीं दिया कि डी लिंक कर लें। वो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये एसेट्स मेरे नहीं हैं, और बाद में एक कतरी ख़त भी आया, लेकिन उस बारे में भी जजेस का ये कहना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ आई थी और यहाँ नहीं उठाई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट। ठीक है जनाब। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कीमत की जो बात, हाँ कीमत की, प्राइस की ना, हाँ। उन्होंने ये कहा कि आपने कहीं पे भी, ये ख्वाजा हारिस ने कंक्लूडिंग उन्होंने कहा कि कहीं भी इन्होंने एवनफील्ड की प्राइस नहीं लिखी, और उसके बाद जो कैलकुलेशन भी की है उन्होंने जो एक जनरलाइज किस्म की, उसके बारे में भी ये हुआ कि जनाब ये JIT ने में से ये किसने की है ये कैलकुलेशन। तो उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं की। तो उन्होंने कहा फिर बताएं कि भाई जिसने ये कैलकुलेशन की है वो आ कर के बताए कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है इनका क्या ताल्लुक़ बनता है। और उन्होंने ख्वाजा हारिस बार बार यही कहते रहे कि जनाब जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं उन्होंने अपनी जजमेंट में तो ये कहा कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो ओनर हैं इसके, ठीक है। तो उन्होंने कहा अब नैब इस चीज़ को साबित करे हाई कोर्ट में कि वो ओनर हैं, तो उसका जो पूरे पेपर ट्रेल दे। और अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्हें शरीफ की भी उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने कतरी लेटर तो दे दिया, मगर क्या उन्होंने जब पार्लियामान से ख़िताब किया उसमें कतरी लेटर का जिक्र किया? ज़ाहिर है उनके वकील के, उन्होंने कहा जनाब नहीं किया। तो उन्होंने कहा इन चीज़ों को भी देखना है कि कॉन्ट्रडिक्शंस तो दोनों तरफ से हैं, बिल्कुल है, और अदालत को इस नतीजे पर ज़ाहिर है पहुँचना है कि किसकी साइड में कम कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल। और नैब का अगेन जो स्पेशल लॉ उसमें बारे सबूत मुल्ज़मान पे होता है, लेकिन जब हायर कोर्ट्स में उसकी स्क्रूटनी होती है तो वो फिर नैब के ऊपर हो जाता है। ये अच्छा, ये पता नहीं अब मतलब मेरी लालमी है, अब ज़ाहिर है मेरी लालमी है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल इसको नेपोलियनिक कोड कहते हैं ना कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, राइट? तो अगर नैब कोर्ट में गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट चल रहा है, बाकी हर अदालत में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी चल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि टेक्निकली ज़्यादातर नैब के जो फैसले हैं वो फिर ओवरटर्न हो सकते हैं बड़ी आसानी से, मेजॉरिटी हो जाते हैं, स्टे मिल जाता है। मतलब ये एक बड़ा एक फ्लॉ नहीं है सिस्टम में, या ये मुझे लग रहा है फ्लॉ है भी? देखिए नैब का सिर्फ ये कोई मकसद है कि ऐसा है, आई डोंट नो। नहीं, मकसद ये था कि जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लगाया था, हाँ। तो उसके बाद नैब क्रिएट की थी उन्होंने, ठीक है। पहले एहतसाब कमीशन होता था, सही है, बिल्कुल, वो आपको याद है नवाज शरीफ ने सैफुर रहमान, और उन्होंने यही ज़बान काटने वाला यही चीज़, बिल्कुल, और वो बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी के एसेट्स के बारे में, तो शुरू तो ये नवाज शरीफ ने ही किया था 97 में। उसके बाद यही चीज़ मुशर्रफ ने पकड़ ली, उन्होंने कहा जनाब क्योंकि हर हुक्मरान हमारे आगे कहता है कि लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा और एहतसाब जो है बेरहमाना होगा सारा, तो उन्होंने सबको पकड़ के कहा कि जनाब ये है और प्रूव करें, अब आपको ठीक है ना, आपको वो कर दिया। तो उस ज़माने में भी मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसा सियासतदान या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ज़्यादा अरसे जेल में रहा हो। नैब के लॉ के तहत तो 90 डेज़ या ज़्यादा मैक्सिमम 120 डेज़ भी आप रख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के, मगर जब रेफरेंस फाइल हो जाता है और फिर केस चलता है और सज़ा हो जाती है, उसके बाद जो है मेजॉरिटी ऑफ द नैब रेफरेंसेस जो हैं वो ओवरटर्न हो जाते हैं हायर कोर्ट्स में। और ये अजीब सा होगा अगर नहीं हुआ ना यार, मतलब इतनी लंबी कार्रवाई कराने की अगर ओवरटर्न ही कराने के लिए हो रही है, आई डोंट नो। यही एक मेजर सवाल है
कि आपने 10 साल की सज़ा दी जरदारी और तो नैब भी वही कोई उसूल क्यों नहीं इख्तियार मैं ये मेरा सवाल है जो बाकी अदालतों में है सर फिर तो उस्तादी नहीं होगी। अच्छा नहीं फिर उस्तादी नहीं होगी। और दूसरा ये है कि क्योंकि एक स्पेशल लॉ क्रिएट करके हमारे यहाँ यही होता है ना, अगर ये पुर्जा काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर एक और लगा दो, मतलब डबल जो है ना वो मतलब बरी पावे हो जाए, लेकिन जिंदगी तो जहर में तो जहर। इसमें ये जो आपने अभी पॉइंट रेज किया है, इसमें फिर दो और सवाल निकलते हैं ना यार, कि लैब लॉ बनाया मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद और दौर भी आए हैं या नहीं आए हैं। पीपी का दौर आया था, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था। मुझे याद आ रहा है, अब मैंने इसको चेक नहीं किया, कि शायद मेरे ख्याल पीपीपी ने एक प्रपोजल दिया था कि जी नैब लॉ में भी हम शायद कुछ तरमीम करनी चाहिए, लेकिन फिर उसका कुछ बना नहीं। अच्छा, बोथ पीपल्स पार्टी, अगर मुझे और आपको याद है इसके बारे में कुछ ये करते रहे कि जनाब ये इंतकामी कार्रवाई, और हुई भी, इसकी गाब में खासी इंतकामी कार्रवाई भी हुई, आपको याद होगा। असल में दोनों करप्ट पार्टियां थी, तो इसलिए वो नैब को के लॉ को बदलना चाह रही थी। ये तीसरी पार्टी का इल्ज़ाम था। अब तीसरी पार्टी पावर में है, तो उसे अगर कोई अनोमली नज़र आ रही है, लेकिन वो तो और कह रहे हैं कि हम तो और मजबूत करेंगे। मजबूत, लेकिन ये भी अगर इस एनोमली को आप सही करें तो ये भी मजबूत करना ही है ना यार। अभी देखें, अब अगर मतलब मैं आप पे पर्चा करूं नैब का और लंबी कार्रवाई चले और मतलब रियासत के वसाइल भी इस्तेमाल हो, एंड उल्टा आके कोर्ट में कहे कि यार ये क्या है, आखिर में हायर कोर्ट पलट दे, नहीं तो फिर ये तो कमजोरी हुई ना बॉस। ये स्ट्रेंथ तो नहीं। मेरा अपना ख्याल और एक्सपीरियंस भी यही है कि नैब सिर्फ प्ली बार्गेन के लिए बनाई गई है, जिसमें से 20% जाए, नैब के ऑफिसर्स भी ऐशी करें, और आगे जाकर के ये हो जाए तो बस वो कह दें देखो हाई कोर्ट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, जो भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको एक अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का सिस्टम चाहिए, लेकिन वो क्या होगा, लेकिन इंतकामी कार्रवाई का नहीं चाहिए। इसीलिए एग्जिस्टिंग मैं ज़रूर इस बात की उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान बारहा कहते हैं कि हम रिफॉर्म करेंगे। आपके पास एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स को एम्पावर करें, ताकि एक ग्रास रूट लेवल से वो चीज़ चले। कोई हुकूमत ये ना कह दे कि नैब जो है ना, चलो जी शू करके उस पार्टी के पीछे लग जाओ, वो पार्टी जब इख्तिदार में आए वो कहे तुम उसके पीछे लग जाओ। तो ये नैब का जो खमीर उठा ही उस सियासी इंतकामी कार्रवाई से है, जिसकी बुनियाद पहले सेनेटर सैफुर रहमान ने रखी, और उसके बाद जब भी मैं सेनेटर सैफुर रहमान को सुनता हूँ, मुझे पता है चेहरे के सामने क्या आता है, वो उसकी तस्वीर आती है, आंखें लाल, मुंह फूला हुआ, आंसू बह रहे हैं। जब उसको पकड़ा गया था ना पहले, तो बड़ा मतलब तकड़ा, और उसके बाद उसने जरदारी साहब से भी माफ़ी मांगी, आपको याद है सारे का सारा। और वो कॉल जो जस्टिस कयूम की जो है शहबाज शरीफ की और जस्टिस कयूम की जाहिर है, जिसकी वजह से वो वक्फा ले लेते हैं, और वक्फे के बाद आते हैं ज़रा बहरिया टाउन कराची का भी तस्करा करते हैं। जी जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां बहरिया टाउन कराची में नज़र सानी की जो दरख्वास्त है उसकी आज समाअत हुई, और फिर ऑब्जर्वेशंस आई। आपको पता है बहरिया टाउन कराची का मसला खासा हेडलाइंस में रहा गुज़िश्ता 2 साल में। तहकीकाती रिपोर्ट भी फ़हीम जमान और नज़िया सैयद की पहले शाया हुई थी, किस तरीके दो रिपोर्ट्स, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया और ख़ासे। तो आज चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि इसकी अलॉटमेंट गैर कानूनी है, तो पूरे का पूरा ढांचा गिर जाएगा। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें ना मज़े की बात क्या हुई, उसके साथ ही वो मुड़ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहरिया टाउन का जो नेक्सस है विद ऑब्वियसली एक सियासी जमात सिंध जी, पता नहीं कौन सी, पता नहीं कौन सी, आपको भी पता है जरदारी के साहब की तो बिल्कुल नहीं, क्या किस तरह की बातें कर रहे हो। एक बहुत बड़ा घर लाहौर में बनाने की भी बात की है, मुझे नहीं पता किसी घर की तरफ इशारा। मेरा ख्याल है आप जनाब सरकार पार्टी बहुत करप्टेबल, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी जो ट्रांसफर्स की वो कोलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट, आपको पता है, मतलब उसके तहत की। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा ये भी बता दें यार, वो लाहौर में एक बहरिया टाउन में जो बड़ा सा घर बनाया था वो किसके लिए था? वो बिलावल हाउस तो नहीं था। आप जनाब सरकार पार्टी बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने सुना राव अनवर की पोस्टिंग होने वाली है सर, वो अभी ऐसे इससे याद आया, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उन्होंने ये कहा कि जनाब
ये जो MDA और बहरिया टाउन का मुआहिदा है ना, वो बज़ाहिर तो इलीगल है, ज़ाहिर है, जिसके बाद ये नज़र-ए-सानी भी वो हुई है। और उसके बाद उसमें मज़े की बात जो है ना सबसे, कि जनाब मलिक रियाज साहब जो चेयरमैन बहरिया टाउन हैं, और सबको पता है कि वो फाइलों को कैसे पहिए लगाते, तो उन्होंने कहा कि जी जनाब कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ है जी हाँ कि गरीबों को और मिडिल क्लास वालों को ना ऐसी 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिली हों। ज़ाहिर है उनके बहरिया टाउन में नो डाउट फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, और उन्होंने कहा ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो यूके में भी किसी दस्तयाब नहीं है, या किसी भी डेवलप कंट्री में। यूके तो ब्रेक्जिट के बाद खत्म हो गया है यार, अब मतलब अमेरिका की बात किया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा यार मुझे इस पे याद आ रहा है कि मैं लेकिन लेबल नहीं करना चाह रहा रॉबिन हुड कि जाहिर है अब रॉबिन हुड क्या करता था कि भाई जाहिर है नहीं, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब के जहन में ये भी होगा कि इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप डैम फंड में पैसे डाल दें तो आपका केस भी गायब हो जाने वाला है। दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो जस्टिस खोसा की जो ऑब्जर्वेशन है वो खासी वो थी, उन्हें कहा आप ये चाह रहे हैं कि अदालत आंखें बंद कर ले और कहे कि जनाब ये जो आपने गैर कानूनी मुआहिदा किया है उसको हम वैलिडेट कर दें। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। और उन्होंने कहा ये पूरी दुनिया में कहीं भी इस बुनियाद पे कभी फैसला हो सकता है कि एक गैर कानूनी मुआहिदा हुआ है और हम उसको वैलिडेट कर दें। अच्छा, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि शायद आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी एक बुनियाद पे फैसला हो सकता है। वैसे बताएं, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज क्रिएट कर दें, सही बात है, तो फैसला हो सकता है, लेकिन ये जो ढांचे गिराने वाली बात तो है ना मलिक रियाज साहब, ग्राउंड रियलिटीज जितनी तेजी से क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में, उसकी सर ग्राउंड में क्रिएट कर लेते तो रियलिटी तो छोटी। लेकिन अदालत ने एक प्रपोजल भी दिया। अच्छा, उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों ना करें कि हम बहरिया टाउन की तमाम ज़मीन जो है दोबारा MDA टेक ओवर कर लें। ठीक है, हुकूमत का फर्ज है कि बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करें, तो अगर हम कर रहे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो सुपर हाईवे पे जो कोड़ियों के दाम जमीन मिली है वो सिर्फ बहरिया टाउन को मिल रही है जी। कह रहे हैं आप जिस तरफ आना चाह रहे हैं तो खुद ही कर दें। नहीं, तरफ नहीं आना। नहीं, ये मैं आपको एक और तरफ ले जाता हूं यार, मैं आपको एक और तरफ ले जाता हूं, ये गंदी। आमिर लियाकत भाई के साथ क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है आमिर लियाकत भाई? कसम से यार, मैंने कुछ दिन मतलब 2-3 दिन हो गए हैं और मैंने खबर पढ़ी और मैं इतना मतलब सदमा हुआ है कि मैं आज तक नहीं, कल ही हुआ है। अच्छा, कल हुआ है। आपको पता है ना कि जब बंदा दुख में होता है तो एक लम्हा भी लगता है कि घंटा है, तो मेरे साथ भी ये मुझे लग रहा है कि 2 दिन 4 पता नहीं 2 साल क्या हुआ है वो लटके में। अच्छा, अब क्या हुआ है? अच्छा, बता दो ना क्या भाई। उन्होंने अपॉलॉजी की थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, आपको पता है। तो कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि 27 को आपकी इंडाइटमेंट होगी, आपको चार्ज किया जाएगा, फर्द जुर्म आयद की इसका मतलब है फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उसके बाद रिपोर्टर जाहिर है उनके लॉयर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा सर ये नहीं, जब आप इंडाइट हो गए तो उनके वकील के मुताबिक वो MNA नहीं रह पाएंगे। तो चले, वैसे भी उन्होंने कहा था कि मैं सियासत में वैसे भी अब मतलब नहीं होना चाहता। वो एक नवा चैनल भी उन्होंने, ये मुझे लगता है कि ये फैसला जो है PTI की जो गवर्नमेंट या सरकारी प्रोसिक्यूशन है ये चैलेंज नहीं करेगी। बिल्कुल मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है यार, वैसे मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। अच्छा, कल जब ये खबर आई ना तो इतने सोशल मीडिया पे लोगों ने शुक्र है अल्लाह, और उन्होंने कहा जो इमरान को तंग करेगा देखो उसके साथ ये देखो, और ऐसी बात पर ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। और इस प्रोग्राम के हिस्से में हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। बहुत अरसे से मौजू चल रहा था और जो कोयले की कानों में काम करने वाले मज़दूर हैं उनकी मुसलसल जो अमवात हो रही हैं। आज ही का जो ख़बर आई है कोहाट के नवाई इलाके शांगला से, वहाँ पर कोयले की कान में मीथेन गैस जो है वो भर गई, जिससे 9 कारकुन जहाँ बाग हुए और 5 जो हैं वो उनको निकाला गया। वो अब उनकी हालत बेहतर है, मगर ये सिलसिला बलूचिस्तान में बहुत अरसे से चल रहा है और मेरे ख्याल में इस साल ही कम अज़ कम जो है 5 बड़े ऐसे हादसा। शांगला, तुम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हो। शांगला के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं। बलूचिस्तान में कानों में जितने मजदूर काम करते हैं
उनमें से 90% शांगला और स्वात के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ से आते हैं। और वहाँ एक मुहावरा मशहूर है कि हमारा बेटा जाएगा, पैसे भेजेगा, दिन पैसे आने बंद हो जाएंगे, वो ताबूत में वापस आ जाएगा। ये है वहाँ पे। अच्छा, और ये बात बदकिस्मती से सच भी है। इसी माह मेरे ख्याल 8 सितंबर को एक एप्लीकेशन दर्ज हुई है, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट दी गई है, और ये है उसामा खावर की तरफ से। एक वकील हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की है उन्होंने, कोलंबिया से, और लेबर राइट्स के एक्टिविस्ट भी हैं। और उनका कहना है कि 2010 से लेकर 2018 तक बलूचिस्तान में सिर्फ कम अज़ कम 318 कोल माइनर्स फौत हुए हैं इन्हीं तरह के केसेस में 8 साल में। 8 साल में। अच्छा, इसी साल पहले सिर्फ 8 माह ही हुए ना अभी तक, तो तकरीबन 50 बलूचिस्तान में इसी साल कान में हुए हैं। अगस्त में 17, और आपको पता है कि 12 अगस्त को एक एक्सप्लोजन भी हुई थी संजरी इलाके में, जहाँ पे 15 माइनर्स जहाँ भाग हुए थे। मैं गया था दुक्की, जो कि लोरालाई में, जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला पैदा होता है। मैं एक ज़ाती ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। दुक्की जब गया मैं, तो वहाँ जो कारकुनों की हालत है, अभी अली शाह भी बताएंगे, वो तो खैर है। जो सबसे बेहतरीन हालत में है वो कान के मालिक हैं। वहाँ सरदार याकूब नासिर का मैंने जब महल देखा, गाड़ी चलती चली जा रही है, महल की दीवार नहीं ख़त्म हो रही, और उसके आस पड़ोस में जो वो है 1000 फुट, 2000 फुट, 4000 फुट, हाँ, वहाँ तक जो है मजदूर वो जा रहे हैं। टन वाली हैं, हेलमेट वगैरह कुछ नहीं होता, वो घंटी वाली अंग्रेज के दौर की है, वो चल रही है। और सामने ही उनकी रिहाइशगाह भी है, किचन भी वही उसी कमरे में है, नहाने धोने का भी उसी कमरे में, सब उसी कमरे में है। 2 अलग अलग दुनिया बिल्कुल साथ चल रही। अच्छा, हमारे साथ हमारे कोयटा के ब्यूरो चीफ सैयद अली शाह हैं। इन्होंने 2 साल कबल एक बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी कानकुनों के हवाले से, और बहुत ज़्यादा उस मसले को हाईलाइट भी किया। अली शाह, आप बताइए, मुसलसल हादसात हो रहे हैं, क्या अब वहाँ पे नई हुकूमत आई है तो कुछ इस तरफ तवज्जो जा रही है? मेरे ख्याल में यहाँ इस सेक्टर पे कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। बलूचिस्तान के जितने भी कोयला खान है, इनमें हादसात जो है वो मामूल की बात है। मेरे ख्याल में ये बेजा नहीं होगा अगर हम ये कहें कि रोज़ाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान के कोयला खानों में कहीं ना कहीं कोई हादसा जो है वो रुनमा होता है। यहाँ पर ज़ाहिर है कोयला खान मालकान कोई आम लोग नहीं होते हैं, उनकी एक कबायली और सियासी हैसियत होती है, चूँकि अलॉटमेंट आम आदमी तो नहीं कर सकता है। बलूचिस्तान में जो अलॉटमेंट्स हुए हैं माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने जो किए हैं वो 2000 से ज़ायद है। इसी तरह जो यानी लीज जो उन्होंने जारी किए हैं वो कोई 500 से ज़ायद है, कोई आम लोगों के पास नहीं है। फिर ये ऐसे करते हैं जो पिटी ठेकेदार हैं या एजेंट्स हैं, ये उनको ट्रांसफ़र करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये जिक्र करूँगा, 1923 में अंग्रेज़ सरकार ने यहाँ पे माइन एक्ट बनाया। इस माइन एक्ट के तहत ये ज़रूरी है, लाजमी है, मैंडेटरी है हर कोयलकान मालिक के लिए कि कोयलकान के करीब एम्बुलेंस होना चाहिए, डिस्पेंसरी होनी चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, पीने का जो साफ़ पानी है उसका इंतज़ाम होना चाहिए, उसके लिए घर बनने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है वहाँ पे जब कानकुन नीचे फंस जाते हैं तो फिर जो रिस्की वर्कर्स है वो कभी फ्रंटियर कोर्स से मेहनत करते हैं, कभी कहीं और से चले जाते हैं, कोयटा से जो रिस्की वर्कर्स है वो चले जाते हैं। ये तो फिर भी कोयटा यहाँ पे करीब है, ये संजदी है, मारवाड़ है या सोरेंज के इलाके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस अगर मैं कहूँ रोज़ाना की बुनियाद पर दुखी से रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। 1923 में अंग्रेज सरकार ने ये भी उसमें बिल्कुल क्लियर उस एक्ट में लिखा गया है कि 8 घंटे तक एक कानकुन काम करेगा, 8 घंटे से ज़्यादा काम करेगा तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई खातून, कोई वुमेन वो कोयलकान के अंदर नहीं जा सकती है। 17 साल से कोई कम हो किसी की उम्र, वो कोयलकान के अंदर नहीं जा सकता है। एक 29 सफ़ात पर मुश्तमिल 1923 का एक्ट मौजूद है, लेकिन ये बदकिस्मती है, ना सिविल सोसाइटी ने, ना जो लेबर यूनियंस है और न ही सारी टू से मीडिया ने
किसी ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है। 18 साल में 1000 से ज़ायद लोग बकौल गवर्नमेंट बलूचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के अगर वो मरते हैं इन कोयला खानों में तो ये एक ह्यूमन ट्रेजिडी है। मेरे ख्याल में इस पे तो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा अलीशा साहब आपकी बात काट रहा हूँ दोस्त, मेरे जहन में एक हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक टू। भाई बात हो रही है अली शाह साहब से। अली शाह, दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर हम रुपयों में बात करें, हम वैल्यू लगाएं, तो ये जो कोल माइनिंग की बिजनेस है कितनी बड़ी बिजनेस है, या अगर आप इस तरह देखना चाहें कि एक कान का मालिक कितना कमा लेता है। और इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल जो है वो ये है कि एक मजदूर को कितनी दिहाड़ी मिलती है। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ज़रार साहब। मेरे ख्याल में जो जहाँ तक कोयला कान की बात है तो ये करोड़ों अरबों रुपए वाली बातें हैं। कोयला कान में जो काम करने वाला मजदूर है उसकी दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक है। वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है, 10 घंटे या 12 घंटे वो काम करता है, लेकिन उनकी दिहाड़ी जो है वो बहुत कम होती है। और फिर थोड़ा सा मैं इस एंगल को थोड़ा सा टच करूँगा, चूँकि ये अक्सर नौजवान लोग आते हैं। जिस तरह उसद साहब ने बात की, शांगला है, दीर और सवात, इन इलाकों से आते हैं। फिर एक तोबा काकड़ी इलाका है शुमाली बलूचिस्तान में, यहाँ से भी अक्सर लोग आते हैं। और एक जनूब गर्ब अफ़गानिस्तान, वहाँ से जो रिफ्यूजीज़ आए हैं वो भी अक्सर इन कोयला खानों में काम करते हैं। ये 3 मखसूस इलाके हैं जहाँ से मज़दूर जो है वो आते हैं। अच्छा, ये इंतहाई गरीब लोग होते हैं। और फिर जहाँ तक मैंने ख़ुद इस पर काम किया है, मैं 1500 फुट नीचे भी गया हूँ, वहाँ पे यानी सांस बंद हो जाती है, वेंटिलेशन का कोई वहाँ पे इंतज़ाम नहीं होता है। हालांकि ये 1923 का जो अंग्रेज़ का एक्ट है माइन एक्ट, उसके तहत ये है कि जो मैनेजर है या इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर होता है मुतलका जो कोयला खान है उनके बाहर डेली की बुनियाद पे वो चेक करता है। वो ये यानी हर कोयला खान के बाहर रजिस्टर होना चाहिए, उसमें तो होता है वो इंस्पेक्टर, उनकी एज आपने देखा वो इंस्पेक्टर? नहीं वो नहीं होता है, नहीं वो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे बिल्कुल अपने अंदाज से चलाते हैं। जो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट है, यानी 20 साल से एक चीफ इंस्पेक्टर माइंस बैठा हुआ है, वो तो मेरे ख्याल में किसी से बात करने के लिए तैयार भी नहीं हुए। और यहाँ पे सारे ये पोस्ट जो है सारी टू से कमर्शियल है, एंड कमर्शियल एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स ऑफ दीज इनोसेंट एंड पॉवर्टी हिट पीपल। दूसरी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बीमारियां बहुत ज़्यादा है, यानी नौजवान लोग जो है वो नीचे उतारे जाते हैं 3000 फुट की गहराई में, 4000 फुट की गहराई में। वहाँ पर वो हार्डली 9-10 साल तक वहाँ पे काम करते हैं, चूँकि वहाँ पे ज़्यादा कुव्वत वाला और सेहतमंद जो नौजवान होता है बिल्कुल तह में उसको उतारा जाता है, वहाँ से वो कोयला निकालता है। तो वो हार्डली 9 साल तक या 10 साल तक, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ये काम करते हैं। इसके बाद ये फिर टीबी के मरीज बन जाते हैं। बिल्कुल, यानी एक रफ एस्टिमेट ये है कि 50% से ज़्यादा जो कारकुन है वो टीबी की बीमारी में मुब्तला है, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो बहुत बुरी हालत है। और जाहिर है कि इलाज के पैसे तो मालिकान की तरफ से तो नहीं आने ना। अलीशा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तुम आप जो जख्मी और बीमारियों की बात कर रहे हैं, जब एक कारकुन मर जाता है या हादसे में ज़ख्मी हो जाता है तो उसके लिए कोई मैंडेटरी मुआवजा है, या ये मालिक की खुशनुदी और रहमदिली पे मुनहसर है कि वो कितने पैसे दे देता है लोहाकीन को? अक्सर रहमदिली है और उसकी वो जिस तरह चाहें वो पैसे दे देते हैं। लेकिन माइंस एंड मिनरल्स वालों से जब मैंने बात की, उनका कहना है कि 2 लाख रुपए माइन ओनर दिएगा, 2 लाख गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, और बाकी 50,000 कोई इंडाउनमेंट फंड है, कोई 1 लाख रुपए, कोई 7 लाख रुपए बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी 7 साल लग जाते हैं, वो पैसे भी बर वक्त नहीं मिलते हैं। यानी एक ट्रेजिडी ये है, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। 18वीं सदी में यहाँ पे कोयला दरियाफ्त हुआ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, शारग है, हरनाई है, कोस्ट है, यहाँ क्वेटा संजदी है, सोरेंज है, मुसाखिल है, हरनाई है,
चमालांग है, दुकी है, और फिर जनूबी बलूचिस्तान में मच और अबेगुम के इलाके हैं। अंग्रेज़ ने 1923 में ये एक्ट बनाया, यानी उसमें यह है कि अगर कोई लापरवाही होती है कोयला मालिक को, जो कान मालिक है उनकी जानिब से, तो चंद हज़ार रुपये, ज़ाहिर उस वक्त तो 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, इक्वल टू अभी कई लाख रुपए जो है वो उन्होंने वो पेनल्टी जो थी वो फिक्स की थी। लेकिन 100 साल गुजरने वाले हैं, हमारे जो सियासी लोग हैं उन्होंने इस 1923 जो माइन एक्ट है उसमें कोई तरमीम नहीं की है। ये अलमिया है कि हमारे छोड़ दो, अगर उस पर अमल दरामदी कर दे तो बहुत बड़ी बात है। आपने शुरू में बात की थी लेबर एसोसिएशन की, जाहिर है वहाँ कोई ना कोई एसोसिएशन होगी, क्या वो केस को उठाती है? क्या ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट तक कभी मामला पहुँचा? वहाँ कोई ऐसा जिक्र हुआ? देखिए, जो लेबर एसोसिएशन है विद ड्यू अपॉलॉजी वो सिर्फ 1 मई को नज़र आते हैं। सेमिनार भी करते हैं या कोई वो करते हैं, तो यहाँ पे जो बड़े पोश होटल्स है, कोई इस्लामाबाद से आया, कोई ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनके ज़िम्मेदारान आते हैं, वो यहाँ पे एक वर्कशॉप होता है, उसमें हम जैसे साफ़ी भी आ जाते हैं इधर उधर की बात करके फिर चले जाते हैं। लेकिन साफ बात यह है वो जो कारकुन है उनकी हालत मैंने देखी है। मेरे ख्याल में अगर लेबर की किसी ने डिफिनेशन देखनी है या किसी ने लेबर को देखना है तो वो जाके क्वेटा के यानी 25 किलोमीटर के फासले पर है, वो ये कोयला कानों में जो काम करने वाले लेबर हैं उनकी हालत देखें। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की आपने बात की, मार्च 2011 में यहाँ पे PMDC पाकिस्तान मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सरकारी है, फेडरल डिपार्टमेंट है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके नतीजे में कोई 40 से ज़ायद कारकुन जो है उसमें मर गए। उस वक्त यहाँ पर चीफ जस्टिस जो थे वो काजी फायज ईसा साहब थे, उन्होंने उसका सुमोटो नोटिस लिया और काजी साहब ने बहुत बेहतरीन उस पर रिकमेंडेशंस दिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के। उन रिकमेंडेशंस पे उसी तरह अमल नहीं हुआ जिस तरह सिविल सानिया सिविल अस्पताल 8 अगस्त 2016 को हुआ, वो भी इसी तरह रद्दी टोकरी की नज़र हो गया, किसी ने उस पर कोई तवज्जो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आई थिंक बहुत कॉम्प्रहेंसिवली एक्सप्लेन किया यार। कल ही बल्दिया आग की छठी बरसी थी ना, तो अच्छा बल्दिया आग तो एक दिन में एक सानिहे में कितने 260 लोग शहीद हुए ना। अभी भी वही हाल है, कल हमने सुना है सारा, ये तो अभी भी मुसलसल मौत और जिंदगी का मुकाबला है। लेकिन ये तो सर ये तो टिकट भी नहीं बनता ना। माय पॉइंट इज कि वो तो ऐसी चीज थी कि दिनों दिनों तक चलती रही, फिर JIT फिर ये कन्फेशन कहीं नहीं गया, और आज तक जिस तरह वो अली एंटरप्राइजेस की फैक्ट्री है उस तरह के हजारों फैक्ट्रीज हैं, हजारों पोटेंशियल बल्दियां हैं, उनका उसका कुछ नहीं हो सका तो इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, पता नहीं, अजीब किस्म की इनकलाबी फीलिंग आ रही है। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।